हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 का पेपर आ गया है सोशल साइंस का। तो जल्दी से सॉल्यूशन करते हैं। देखते हैं सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले, जियोसफी मैज़िनी किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे? तो जियोसफी मैज़िनी ही थे, वो इटली के थे। सही है इसमें। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा राष्ट्र ध्रुवीय शक्तियों में शामिल नहीं था? ध्रुवीय शक्तियों में शामिल वो ब्रिटेन नहीं था, बाकी ये ध्रुवीय शक्ति वाले देश है। बम्बई में पहली कपड़ा मिल किस वर्ष लगी थी? 1854 में लगी थी। वह सही है। ठीक है, अगला देखो, रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी थी? रामचरितमानस पुस्तक वाल्मीकि ने लिखी थी। यह सही है। ठीक है, दूसरा देखो, शब्द वेलम का अर्थ क्या है? शब्द वेलम का अर्थ है चरम पत्र। ठीक है, आगे देखो, पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया था? 1991 में शामिल किया गया था। ठीक है, कर्तन दहन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? पोड्डू नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखो, निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है? देखो, बॉक्साइट, सीसा, सोना ये धात्विक है, अब्रक है ये अधात्विक है। ठीक है, भारत में समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? समुद्री तट रेखा की लंबाई 7516 है। ठीक है, निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है? तो देखो, बेल्जियम से सीमा वो किससे लगती है? ब्रिटेन की, इटली की, स्पेन की, फ्रांस की? तो इसमें है स्पेन की, एक ब्रिटेन की। ठीक है, भारत में सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? हिंदी भाषा भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, भारतीय संविधान में पुलिस किस सूची में आती है? राज्य सूची में आती है। ठीक है, अगला देखो, कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है? एनडीए है, वो भारतीय जनता पार्टी का है। ठीक है, राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। ठीक है, अगला देखो, कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे? तो देखो, चांदी, सोना, तांबा ये सभी धातुओं के सिक्के हैं, मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। दह सही है। ठीक है, नर्मदा नदी पर स्थित बांध है, नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर बांध है गुजरात में। ठीक है, दूरसंचार का सबसे आधुनिक माध्यम है, दूरसंचार का सबसे आधुनिक माध्यम ईमेल है। ठीक है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? 1986 में लागू किया गया था। ठीक है, अब देखो, इसमें देखते हैं, 1848 में फ्रांसीसी कलाकार जिन्हें 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, वो देखो फ्रेडरिक सोरू है। फ्रेडरिक सोरू ऐसा नाम है। ठीक है ना। हीराकुंड डैम महानदी पर स्थित है, महानदी पर है। दूसरा, भूदान आंदोलन शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। भूदान आंदोलन है विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, श्रीलंका में सिंहली भाषा अधिकांश लोग बौद्ध धर्म के हैं। ठीक है, अगला देखो, किस क्षेत्र को कृषि और संबंधित क्षेत्र कहा जाता है? तो देखो, जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि और संबंधित क्षेत्र कहा जाता है। लार्ज पार्ट ऑफ इज ऑल्सो कंट्रोल, देखो, का बहुत बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, वुड्स डिस्पैच किस देश में आयोजित हुआ? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स डिस्पैच आयोजित किया गया था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हो? देखो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो 1856 के बाद ये लाया गया था, और इसका मतलब था कि भारत की जो स्थानीय भाषाओं में जो अखबार प्रकाशित होते थे, उन स्थानीय भाषाओं के अखबारों को प्रतिबंधित करना, उन पर कंट्रोल स्थापित करना ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कानून था कि स्थानीय भाषाओं में जो अखबार प्रकाशित होते थे उन पर कंट्रोल स्थापित करना था।
गुलामगिरी किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखी थी। ठीक है। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, इस किताब को एग्जामिन करना है। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल ये इकोनॉमिक किताब है, इसमें इकोनॉमिक गणना की गई है और इसमें जो है वो लेखक है E.F. शूमाकर। E.F. शूमाकर ने ये किताब लिखी थी। ठीक है। इम्प्लीमेंट द चिपको मूवमेंट इन योर एरिया, आपके एरिया में चिपको मूवमेंट को इम्प्लीमेंट करना है। चिपको मूवमेंट था वो पौधों को बचाने के लिए, वनों को बचाने के लिए व्यक्तियों के बलिदान के बारे में व्याख्या करता है कि भाई किस प्रकार से बिश्नोई समाज के लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए बलिदान कर दिया था। तो हम भी हमारे क्षेत्र में पेड़ों को बचाने के लिए बहुत कार्य कर सकते हैं, है ना। अगर देखो एनालाइज द रब्बी क्रॉप बताइए। रब्बी क्रॉप है वो सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इस जो मुख्य फसलें हैं रब्बी क्रॉप की वो है गेहूँ है, सरसों है ना, जीरा है, ये मुख्य रब्बी क्रॉप है, मुख्य रब्बी फसलें हैं। ठीक है। वाई डू यू कंसिडर डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट, तुम्हें क्यों लगता है कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छी है, लोकतंत्र सबसे अच्छा क्यों मानते हो आप? तो इसका कारण है कि लोकतंत्र में लोगों के अधिकारों की रक्षा है वो सबसे ज़्यादा होती है। लोकतंत्र में लोगों के अधिकारों की सबसे रक्षा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए डेमोक्रेसी सबसे अच्छी सरकार होती है, डेमोक्रेटिक सरकार। ठीक है। अगला देखो, लोकतंत्र में बहुमत, इन डेमोक्रेसी लोकतंत्र में बहुमत में किसका सम्मान करने की अपेक्षा होती है? लोकतंत्र में जो जनता लोगों के अधिकारों के सम्मान की रक्षा करने की अपेक्षा की जाती है। लोगों का जो अधिकार है, लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाती है, लोगों के अधिकारों को सम्मान किया जाता है ना। लोगों का सम्मान किया जाता है इसमें, है ना। आपके मतानुसार लोकतंत्र की कोई दो आवश्यक स्थितियां बताइए। सबसे पहली है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, है ना। स्वतंत्र चुनाव ये सबसे पहली स्थिति है। स्वतंत्र चुनाव नहीं होंगे तो लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती, है ना। उसके बाद तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सभी प्रकार की चीज़ें, गरीबी हटाना है वो है ही, लेकिन सबसे पहले स्वतंत्र चुनाव और समान रूप से निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है। राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच इश्यू करेंसी नोट्स। करेंसी नोट कौन इश्यू करती है? जो करेंसी नोट्स है वो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू करती है। 10वां है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द मेन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व स्तर पर व्यापार को बढ़ावा देना। विश्व स्तर पर आपसी देशों में व्यापार को बढ़ावा देना, ये मुख्य है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य, मेन एम है ये। देखो, राइट टू चूज है, चयन का अधिकार का प्रयोग आप कैसे कर सकते हो? चयन का अधिकार का प्रयोग ऐसे कर सकते हैं कि हम जो चीज़ चाहते हैं, उपभोक्ता जो चीज़ चाहता है उन्हीं को वो खरीद सकता है। जैसे मान लो आप शैम्पू खरीदना चाहते हैं तो आप शैम्पू को ही चूज करोगे। दुकानदार आपको है वो कोई और चीज़ नहीं दे सकता, आपको चाय या चीनी नहीं दे सकता। शैम्पू खरीद रहे हो तो आपको तेल नहीं दे सकता। चयन का अधिकार आपको है, आप जो चीज़ खरीदना चाहते हैं वही, जो उपभोक्ता खरीदना चाहता है, जो चयन करता है वही दुकानदार आपको देगा। ठीक है। जर्मेनिया और मरियान रूपक के रूप में बताइए। देखो, जर्मेनिया और मरियान, जर्मेनिया है वो जर्मनी देश को एक महिला के रूप में शो किया गया है, और मरियान है वो उसमें फ्रांस देश है वो उसको एक महिला के रूप में शो किया गया है। जैसे भारत में हम भारत को माता मानते हैं, भारत माता, वैसे जर्मनी को जर्मेनिया और फ्रांस को मरियाना के रूप में शो किया गया है, रूपक के रूप में शो किया गया है। ठीक है। 1829 की महामंदी के कोई दो कारण बताइए। 1829 की जो महामंदी है उसका पहला कारण है जो है ना वर्ल्ड स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। विश्व जो स्टॉक मार्केट था उसका क्रैश होना एक मुख्य कारण था। विश्व स्टॉक मार्केट का क्रैश होना, विश्व स्टॉक मार्केट क्रैश होना, स्टॉक मार्केट क्रैश, इसकी वजह से महामंदी हुई। दूसरे, कृषि क्षेत्र में उत्पादन में बहुत ही तेज़ी से कमी आई थी इसकी। ठीक है। अगला देखो, छठा, जलोढ़ मिट्टी की रासायनिक विशेषता और घटकों की पहचान। देखो, जलोढ़ मिट्टी है वो नदियों के द्वारा भाग कर लाई गई मिट्टी है। ये सबसे उपजाऊ होती है और सबसे ज़्यादा इसमें इस मिट्टी में उत्पादन होता है। इसका जो कलर होता है वो स्लेटी रंग का होता है, और है ना इसकी जो कण होते हैं वो मोटे कण होते हैं। हर साल नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी होती है ना, तो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है ये।
ठीक है। 10वां देखो, चित्र की सहायता से वर्षा जल संचय की प्रणाली को पहचान कर उसकी चर्चा करनी है। देखो इसमें देखो वर्षा जल संचय है, उसकी पहचान करनी है। दिया गया चित्र है उसमें देखो जो छत का पानी है उसका संग्रह किया जा रहा है। तो छत के पानी के संग्रह से जो है ना बाद में उस पानी को हम स्टॉक कर सकते हैं, स्टॉक करके बाद में उसका यूज कर सकते हैं, है ना। और इससे जल स्तर बढ़ता है, तो बहुत ही फायदेमंद होता है वर्षा जल संग्रह करना। ठीक है। देखो श्रीलंका की सरकार की नीतियों के कारण सिंहली और तमिल समुदाय में संबंध खराब हुए, ऐसी 2 नीतियां बताइए। देखो 1956 में क्या हुआ था, श्रीलंका सरकार एक कानून लेके आई जो किसके पक्ष में था, सिंहली समुदाय के पक्ष में था। तमिलों के साथ हमेशा भेदभाव होता था, तो सिंहला सरकार ने 1956 में जो कानून लाई थी वो सिंहला और तमिलों के बीच में संघर्ष का बीज बो दिया था। ठीक है। अब ये बड़े क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हो। 1992 में संविधान संशोधन कर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थानीय निकायों को कैसे शक्तिशाली एवं प्रभावी बनाया गया था। 2 प्रावधान बताइए। 1992 में है ना संविधान संशोधन हुए थे, और संविधान संशोधन करके स्थानीय शासन व्यवस्था पंचायती राज को स्थापित किया गया था। गाँव में पंचायती राज की स्थापना की गई थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज, और शहरों में नगर निकायों की स्थापना की गई थी। और 2 प्रकार की ये संविधान में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। संविधान में 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची बनाई थी, और उसमें पंचायती राज और नगर निकायों की स्थापना की गई थी, और पंचायतों में बजट हर साल बजट जारी करने की घोषणा की गई थी। ठीक है। असंगठित क्षेत्र के 2 रोजगार गतिविधियां बताइए। असंगठित क्षेत्र की रोजगार गतिविधियां जो फैक्ट्रियों में, उद्योगों में जो लोग लगाए जाते हैं, है ना, सीधे, तो वो असंगठित रोजगार की गतिविधि है ना। तो फैक्ट्री उद्योगों में, कृषि क्षेत्र में जो असंगठित उद्योग है जो सरकार के द्वारा नहीं लगाए जाते हैं, सीधे किसी रोजगार के द्वारा काम सेठों मालिकों के द्वारा लगाए जाते हैं, वो असंगठित उद्योग है। तो उनके द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं वो असंगठित उद्योग है ना। आगे देखो, तीनों क्षेत्रों को सकल घरेलू उत्पाद को योगदान दिया गया है। देखो प्राथमिक क्षेत्र में 52,000 है, द्वितीय क्षेत्र में 48,000 है वर्ष 2000 में, और तृतीय क्षेत्र में 1,35,000 है। तो तीनों को जोड़ करके आप बताना है। पहले उपयुक्त आंकड़ों 2000 में सकल घरेलू उत्पाद कितना है, सकल घरेलू उत्पाद इन तीनों का योग सकल घरेलू उत्पादन है। ठीक है। 2000 तृतीय क्षेत्र का योगदान प्राथमिक क्षेत्र कितना ज़्यादा था, तो 1,35,000 में से 52,000 निकाल दो, तृतीय क्षेत्र का उत्पादन बचेगा आपको। तो दूसरा और तीसरा दोनों तीनों को जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ने पर आ जाएगा सकल घरेलू उत्पाद 2000 वर्ष में। ठीक है। और ये तृतीय क्षेत्र में से ये प्राथमिक क्षेत्र निकाल दो, तो तृतीय क्षेत्र का उत्पादन कितना था, अधिक था, ये आ जाएगा। ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ बताने। सूचना प्रौद्योगिकी बहुत से लाभ हैं। सबसे पहला लाभ है कि इसमें ग्लोबलाइजेशन हुआ था। ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण बढ़ा था, हर देश दूसरे देश से, है ना, एक छोटा जैसा हो गया ना, एक जैसे पूरा संसार है कि छोटा सा लगने लग गया। तो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिला था, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। और 2 नंबर इसका कारण है कि सूचनाएं हैं वो तुरंत ही संसार के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति के पास तुरंत पहुंच जाती है। सूचनाओं का तेज़ गति से, है ना, आदान प्रदान होता है ना। तो बहुत से फ़ायदे हैं, 2 तो मैंने आपको बताए हैं। आपके अनुसार सरकार हमें कौन कौन सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराती है। सरकार शिक्षा क्षेत्र में हमें फ्री शिक्षा उपलब्ध करा रही है। सरकार चिकित्सा क्षेत्र में हमें फ्री मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करा रही है ना। और विभिन्न प्रकार के रोजगार हमें अवेलेबल करा रही है ना। तो सरकार की बहुत सी सुविधाएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, है ना, और रोजगार के क्षेत्र में बहुत सी सुविधाएं हमें उपलब्ध करा रही है। ठीक है। ये बड़े क्वेश्चन है जो आप खुद कर सकते हो, है ना। छोटे वाले क्वेश्चन मैंने सभी बता दिए हैं। अब देखो मैप देख लें थोड़ा सा। लुधियाना कहाँ है, हरियाणा में। हरियाणा में टिकरना राजस्थान से ऊपर। जामनगर गुजरात में है। मारमगो है वो आंध्र प्रदेश नहीं, गोवा में है। और कोच्चि है वो केरल में है। ठीक है। अब देखो अमृतसर पंजाब में है। अहमदाबाद गुजरात में है। तुतिकोरिन केरल में है। और हल्दिया उड़ीसा में यहाँ होना चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए। फटाफट मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है।